आज जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं। बेसिकली जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए होते हैं तो उनमें हमें मिलता है उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कार्बन। यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 6 कार्बन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देन इसकी अगर कन्फिग्रेशन चेक की जाए जब हम इसकी कन्फिग्रेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे R फॉर्म हमें मिलता है और एक मिलता है S फॉर्म। ये है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक R फॉर्म होता है और एक S फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट उसके किसी और पार्ट में डिफरेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कन्फिग्रेशन अगर डिफरेंट हो जाता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में OH है और इस कार्बन में राइट हैंड साइड में OH है। तो एक जो होगा वो होगा R फॉर्म एंड सेकेंड होगा S फॉर्म। यहाँ पे सभी के जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे सेम है। बट जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके कन्फिग्रेशन में आ रहा है। तो इस तरह की जितने भी हमारे पास डिफरेंसेस मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, तो इनको मेनली डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। So first one is structural and second is stereo. तो हम देख सकते हैं आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप से होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल, सेकंड स्टीरियोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अंदर हमें और अलग अलग टाइप्स मिल जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म मिल जाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म मिल जाता है, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म। सिमिलरली स्टीरियो में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने देखा कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए बट बाकी उनके अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट पोजिशंस आ जाए, तब वहाँ पे होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर के जो कार्बन है, हमारा कार्बन चेन यहाँ 4 का है, तो इसे कहा जाएगा ब्यूट। अब इसमें जो अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़ा है, एंड यहाँ पे ये सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़ा है। तो दोनों कंपाउंड हमारे पास जो है वो सेम है, 4 नंबर कार्बन के हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 4 नंबर कार्बन के हैं। इसका नाम भी ब्यूटेनॉल है, इसका नाम भी ब्यूटेनॉल है, बट जो डिफरेंस आ रही है वो OH की पोजीशन पे आ रही है। यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी दो कंपाउंड का सेम हो, बट उनके फंक्शनल ग्रुप या तो फिर ब्रांच या किसी भी अन्य स्पीसीज जो होते हैं उनकी पोजीशन में चेंज आ जाए, उसे कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 दिए हुए हैं। सेकंड में 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 5 है, C5 C5। हाइड्रोजन जब यहाँ काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 H12। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ओवरऑल हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है किसी कंपाउंड की वो सेम मिल गई, बट यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग चेन है कार्बन का उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी लॉन्ग चेन है जो कि IUPAC नेम में पार्ट लेने वाली है वो यहाँ पे अलग है। इस फर्स्ट वन की जो नाम होगी वो होगी पेंटेन, और सेकेंड वन का जो नाम होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसे यहाँ पे जब भी इस तरह के कोई कंपाउंड मिले हमें जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट जो लॉन्ग चेन है उसमें डिफरेंस आ जाए, तो उसे कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। चलिए आगे हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो अभी तक हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, अब इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं,
पहला है CH3O CH3, इसे कहा जाता है ईथर। सेकेंड CH3CH2OH, इसे कहा जाता है इथेनॉल। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास जो है वो है 2, हाइड्रोजन 6 एंड 1 ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पे चेक करें तो 2 कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास इन टोटल 6 है एंड 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है इसके फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप जो फर्स्ट वन है यहाँ पे ईथर ग्रुप है, एंड सेकेंड वन जो है यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है जिसे कहा जाता है अल्कोहल। तो डिफरेंस यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप में आ जाए बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसे कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक जो कि है मेटामेरिज्म। ये कब अराइज होता है? ये हम देख सकते हैं कि दोनों ही ग्रुप हमारे पास ईथर ग्रुप है। फर्स्ट वन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, हाइड्रोजन एटम दिए हुए हैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 O। सेकेंड में हमारे पास कार्बन एटम दिए हुए हैं 4, हाइड्रोजन सिमिलरली 10 एंड 1 ऑक्सीजन। बट जब इसका IUPAC नेम हम करेंगे हमें दिखेगा कि ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 कार्बन दिए हुए हैं एंड राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन दिए हैं, बट यहाँ पे 1 कार्बन है एंड यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है ना ही लॉन्ग चेन चेंज हुआ है, बट सिर्फ और सिर्फ इसके नेम में बदलाव आ गया है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को कहा जाता है मेटामेरिज्म। अभी तक हमने देखा फर्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड चेन, थर्ड फंक्शनल ग्रुप एंड फोर्थ मेटामेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म तब अराइज होता है जब हमारा फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ब्रांच चेन अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तब वहाँ पे जो आइसोमेरिज्म बनता है वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देन चेन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि जो हमारा लॉन्ग चेन है IUPAC नेम में पार्ट ले रहा है वो चेंज हो चुका है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस दोनों कंपाउंड के सेम है। थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि जितने भी कंपाउंड है जिनके फंक्शनल ग्रुप आपस में चेंज हो जाते हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देन इन मेटामेरिज्म में हमने देखा कि लॉन्ग चेन भी वही रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी वही रहता है, बट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका IUPAC नेम चेंज हो जाता है। तो इन्हें कहा जाता है मेटामेरिज्म।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या फिर इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन है वो ज्योमेट्रिकल है, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलती है बट उसकी ज्योमेट्री में चेंज मिलता है, तब उन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड उसके अलावा सेकंड दिया हुआ है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तब अराइज होता है जब हमारे पास जो कार्बन एटम है वो जनरली कायरल हो, इसे हम आगे डिप्थ में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास कार्बन एटम जो है वो कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनकी सेम हो बट ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाए, उन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन्हें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस और ट्रांस के फॉर्म में, सिस एंड ट्रांस। ये तब अराइज होता है जब कार्बन के पास दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन के साथ एक स्पीसीज जुड़ा हुआ है ए एंड सेकंड स्पीसीज जुड़ा हुआ है बी। सिमिलरली पहले वाले कार्बन के साथ भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है ए एंड बी। तो जब इनके पोजीशन में बदलाव आ जाए, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बी जो है दोनों सेम साइड पे है और इस कंपाउंड में बी हमारे पास दोनों ही अलग अलग साइड में दिए हुए हैं। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, जब भी सेम साइड में दिए होते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है सिस, बट जब भी सेम टाइप ऑफ स्पीसीज अलग अलग जगह पे मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रांस। तो इस कंपाउंड का नाम इस प्रीफिक्स से जोड़ दिया जाएगा सिस एंड इस कंपाउंड को कहा जाएगा ट्रांस। तो आप सब ये नोट कर लें, जब भी जो अटैच्ड स्पीसीज है अगर सेम साइड पे है उन्हें कहा जाता है सिस, बट सिमिलरली अगर वही स्पीसीज अलग अलग अपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो उन्हें कहा जाएगा यहाँ पे ट्रांस। चलिए आगे हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने एक वर्ड देखा था कायरल। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन,
इस कार्बन के साथ OH है, H है, यहाँ पे 2 कार्बन एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन एंड लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 3H और साथ में प्रोपाइल ग्रुप। इसी तरीके से जब हर एक कार्बन को आप देखेंगे तो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो 4 अलग अलग स्पीसीज से जुड़ सकता है। 4 अलग अलग स्पीसीज से जब वो जुड़ा हुआ है एंड इस टाइम पे चारों स्पीसीज इसके अलग हों, जैसे कि हमारा सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप है, राइट हैंड साइड दिया हुआ इथाइल ग्रुप, नीचे की तरफ H ग्रुप एंड ऊपर की तरफ OH ग्रुप। इस कंडीशन में इस कार्बन को कहा जाता है कायरल। इसे कहा जाता है कायरल एटम। इसे स्टार मार्क से डिनोट किया जाता है जनरली। कायरल एटम की डेफिनेशन ये है कि ऐसा एटम जो अपने सारे वैलेंसीज अलग अलग स्पीसीज के साथ अटैच्ड होकर फुलफिल कर रहा हो, उसे कहा जाता है कायरल। तो जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वहीं पे अराइज होता है जहाँ पे हमारे पास कायरल एटम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम, एक कायरल एटम है, देन इसकी एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनेगी। जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज L फॉर्म, सेकेंड वन इज D फॉर्म। L फॉर्म को कहा जाता है लीवोरोटेटरी एंड D फॉर्म को कहा जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होते हैं जनरली। फर्स्ट वन जो है L फॉर्म, सेकेंड वन D फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइट सॉल्यूशन रख लेते हैं किसी कंपाउंड का। यहाँ से लाइट रे पास हो रही होगी, बट लाइट रे जनरली हमारे पास यहाँ पे जो होती है वो होती है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। तो हमें ये पता है लाइट के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी किसी लाइट को पोलराइज कर दिया जाए मीन्स उसकी जो एक फील्ड है उसे रिमूव कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, ये हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट। बट इसे हम स्लैब से पास करा के सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसका प्रोपगेशन अलाउ कर दे तो उसे कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। तो जब भी पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होता है तो आइदर वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वहाँ पे कोई असर, कोई रिएक्शन उसका नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे कहा जाता है लीवोरोटेटरी। और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, जो लाइट यहाँ से पास हो रहा है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होते हैं, एक लीवोरोटेटरी, सेकंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी में जो लाइट होती है पोलराइज्ड लाइट, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है, बट डेक्स्ट्रोरोटेटरी में लाइट हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो लीवोरोटेटरी है या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बट अगर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है उस लाइट के प्रोपगेशन में, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहा जाएगा और वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट नहीं रहेगा।
तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा आइसोमरिज्म का बेसिक्स कंप्लीट होता है। आगे हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें रिएक्शन करना होता है तो वहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट होता है एक अटैकिंग रिएजेंट। देन ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंटरमीडिएट से हमारे पास दो रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, एंड सेकेंड, ये बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है बट इसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली तभी रिएक्ट करता है जब हम उसमें अटैकिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं। बट जब अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है देन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमीडिएट का रूप ले लेता है। देन इंटरमीडिएट के बाद वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायरमेंट जिसकी थी, देन सेकेंड बाय प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है बट उसका प्रोडक्शन हो चुका है। तो इसे देखा जाता है दो टाइप्स में आगे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद वो प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा रहेगा तो वहाँ पे फिजन होता है, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग ये है कि जहाँ पे भी किसी दो एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनका ब्रेक होना। तो जब ये ब्रेक होगा तो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हेट्रोलिटिक, फिजन, सेकेंड इज होमोलिटिक फिजन। यहाँ हमें हेट्रोलिटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है जब भी कोई एक बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए Cl मॉलिक्यूल था। Cl मॉलिक्यूल को डिनोट किया जाता है Cl2 से। इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो दो तरीके से टूट सकते हैं। फर्स्ट वन कि एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाए एंड सेकंड में नेगेटिव चार्ज आ जाए। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसे कहा जाता है कैटायन,
अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इसे कहा जाता है एनायन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्लोरीन का कैटायन है एंड ये क्लोरीन का एनायन है। बट एक सेकेंड केस में देखिए, जैसे कि Cl और Cl है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर कर रहे थे, बट इसके बॉन्ड टूटने की वजह से दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। देन इस तरह के फिजन को कहा जाएगा होमोलिटिक फिजन, और इन्हें कहा जाता है यहाँ पे फ्री रेडिकल। इन्हें कहा जाएगा फ्री रेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर वो किसी एक के पास चल जाए तो वह एनायन बना देता है, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसे कैटायन बना देता है। बट अगर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये इक्वली आपस में शेयर हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल। तो जब भी हमारे पास कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। देन होमोलिटिक फिजन में हमने देखा कि जब भी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स खुद उनके पेरेंट एटम के पास चले जाते हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इन्हें कहा जाता है होमोलिटिक फिजन। ये जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। एंड ये हेट्रोलिटिक फिजन हमारा रूम टेम्परेचर में भी हो जाता है। बट होमोलिटिक फिजन करवाने के लिए हमें सनलाइट का प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। चलिए आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कैटायन प्रेजेंट है। फर्स्ट वन मिथाइल ग्रुप है, सेकंड इथाइल ग्रुप है एंड थर्ड प्रोपाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एक कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, सेकंड में पॉजिटिव कार्बन के साथ एक CH3 और साथ में 2 हाइड्रोजन, एंड थर्ड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस केस में हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तब अराइज होता है जब हमारे पास 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, या फिर कहीं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या कहीं पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस में आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे स्टेबल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिए हुए हैं। बट यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और साथ में एक मिथाइल ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है जो कि और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो जब भी किसी कैटायन पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले स्पीसीज जुड़े होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो प्लस आई वाले उसे ज़्यादा स्टेबल करेंगे,
तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 then 2 then 1। इसका मतलब कि अगर कोई कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब फर्दर वो आगे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। बट अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी एक कोई कंपाउंड हम लेते हैं, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वजह से इसका फॉर्मेशन जल्दी होगा और रिएक्टिविटी में बहुत ही जल्दी पार्ट लेगा। तो ऑर्डर वाइज देखें तो मिथाइल है, देन इथाइल है, देन प्रोपाइल है। सिर्फ ग्रुप की बात की जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। बट अगर कंपाउंड की बात की जाए C3H7I हम ले लेते हैं एंड CH3I ले लेते हैं, इन दोनों ही कंपाउंड में इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और आगे जाके रिएक्शन करेगा। बट CH3I उतना रैपिडली नहीं कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी हम यहाँ पे इसीलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने देखा कैटायन की स्टेबिलिटी, तो कैटायन में जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, और प्लस आई की जगह अगर कोई माइनस आई वाला कंपाउंड वहाँ जुड़ा रहता है, स्पीसीज जुड़ा रहता है, तो वो उसे और अनस्टेबल करता जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी फिर बढ़ती जाएगी। देन एनायन में हम देखते हैं, एनायन में हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी F-, देन Cl- एंड देन Br-, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी का सीरीज भी हमारे पास यही मिलेगा। बट अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में लिया जाए HF, HCl, HBr, तो रेडिली बहुत जल्दी किसके बॉन्ड टूटने वाले हैं यहाँ पे? Br के, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो रिएक्टिविटी Br की ज़्यादा हो जाएगी, देन Cl की, देन F की। तो इस तरह से ये सीरीज हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बट इन केस ऑफ आयन दोनों ही सेम हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे F- की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे Cl- की स्टेबिलिटी ज़्यादा है Br से, देन लास्ट में Br, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, Cl की कम हो गई, देन F की सबसे कम हो गई। चलिए आगे हम देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू कैटायन, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा CH3 में एक फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 CH2 का फ्री रेडिकल, देन CH3 इसका फ्री रेडिकल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन होमोलिटिक फिजन की वजह से यहाँ पे फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ है। फ्री रेडिकल को हमेशा एक डॉट से शो किया जाता है। ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बन, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, बट ये है 3 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन के साथ तीनों साइड में कार्बन जुड़े हो उसे कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी,
सेकंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ जो कार्बन है हमारा जिसमें फ्री रेडिकल है उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, बट जो CH3 है वो अपने इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। यहाँ पे एक दिया हुआ है और यहाँ पे एक भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा CH3 से सराउंडेड ये वाला कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल हमारे पास 3 डिग्री है, देन 1 डिग्री में भी 2 कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सिंगल कार्बन। वही अगर बात की जाए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में, तो इसके ऑर्डर में हम देखेंगे कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इस ऑर्डर से हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख सकते हैं। देन आगे हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, दो तरह के स्पीसीज होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होते हैं उसका मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, CH3 माइनस या I माइनस, O2 माइनस, एंड इलेक्ट्रोफाइल वो सारे स्पीसीज जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो भी स्पीसीज उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो चुके हैं। अब उसे स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना होगा। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो वो किसी ऐसे एटम के पास जाएंगे जुड़ने के लिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, तो उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लीजिए Cl माइनस को हम CH3 प्लस के साथ अटैच करना चाहें तो ये रेडीली जाएगा और उसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली Br माइनस, CH3 माइनस, I माइनस और O2 माइनस भी है। कभी भी जो नेगेटिव एटम होते हैं वो पॉजिटिव एटम को देख के अट्रैक्ट करते हैं, देन उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव एटम है वो सारे नेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, कंप्लीट करते हैं, देन आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू क्लास।